हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट हिंदी पेडागोजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी में मुश्किल से 7-8 टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी में जिस भी टाइप से क्वेश्चन आए आप सभी क्वेश्चन को इजीली बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होती है। तो याद रखिएगा, भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होती है मीन्स किसी भी प्रकार का हमें प्रयास करना नहीं पड़ता। हम भाषा अर्जन में हम जनरली मातृभाषा को ही सीखते हैं। तो मातृभाषा हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, बंगाली हो गई। दोस्तों, भाषा अर्जन परिवार समाज हम अपने घर में डेली देख रहे हैं। सुबह से उठ के शाम के सोने तक हम डेली मम्मी जिस भाषा का यूज कर रही है, पापा जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, भाई बहन जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस में खेलने जा रहे हैं तो वहां पर जिस भाषा का यूज हो रहा है तो उस भाषा को हम अनुकरण के द्वारा ही सहज रूप से स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। भाषा अर्जन में व्याकरण की जरूरत नहीं होती, शिक्षक की जरूरत नहीं होती, हम सहज ही स्वाभाविक रूप से अनुकरण करते जाते हैं और सीखते जाते हैं। प्रयास की भी जरूरत नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर नोट लिखा गया है, मातृभाषा। भाषा अर्जन में हम मातृभाषा को ही सीखते हैं जो हमारी परिवार की भाषा होती है। अनौपचारिक रूप से सीखते हैं। व्याकरण के बिना व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती भाषा अर्जन में। लिपि भी हो उस भाषा का जरूरी नहीं है। और विद्यालय जाने के पूर्व बच्चा सीखता है। तो भाषा अर्जन के बारे में इतना काफी है। बस इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भाषा अधिगम। भाषा अधिगम को हम प्रयास पूर्वक सीखते हैं, प्रयासपूर्ण होती है भाषा अधिगम। और भाषा अधिगम हम कहाँ सीखते हैं? विद्यालय में सीखते हैं, शिक्षक के द्वारा सीखते हैं। भाषा अधिगम के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता होती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है, और मानक भाषा को ही हम सीखते हैं, विद्यालय में सीखते हैं और औपचारिक रूप से सीखते हैं। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान ना हो हम भाषा अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में? भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होती है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्वक सीखे जाते हैं। भाषा अर्जन हम परिवार में समाज में रहकर सीखते हैं, और भाषा अधिगम के लिए हमें विद्यालय जाना पड़ता है, हम विद्यालय में सीखते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है जबकि भाषा अर्जन में हम बिना व्याकरण के भाषा अर्जन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात खाली स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है निंदनीय, ऑप्शन सेकंड है विचारणीय, ऑप्शन थर्ड है अनुचित, और ऑप्शन फोर्थ है स्वाभाविक। जाहिर सी बात है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है। बच्चा जब घर से विद्यालय जाते हैं तो ये अपनी मातृभाषा के बारे में ही जानते रहते हैं, तो अपने जो विचार हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भाषा कौशल। भाषा कौशल का क्रम, यदि हम बात करें भाषा कौशल के क्रम की, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, और उसके बाद लिखता है। जब बच्चा सबसे पहले उसे बोलना नहीं आता तो क्या करता है? ओनली सुनता है, और जैसा सुनता है अनुकरण करके वह बोलता है, और बोलने के बाद वह पढ़ता है, और पढ़ने के बाद लिखता है। तो भाषा कौशल के क्रम से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल सुनना और पढ़ना क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। ग्रहणात्मक कौशल से तात्पर्य है कि हम कुछ ग्रहण करें। हम सुनकर भी ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी ग्रहण करते हैं। पढ़ रहे हैं तो उसका जो नॉलेज है, उसमें उसका जो विचार है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर भी हम ग्रहण कर रहे हैं। और अभिव्यक्तात्मक कौशल मीन्स अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें हम बोलकर भी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और लिखकर भी हम अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल होती हैं सुनना और पढ़ना,
और अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं बोलना और लिखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद भाषा कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। एक एक पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल क्रम में सीखे जाते हैं। श्रवण कौशल अन्य सभी कौशलों का आधार है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनते ही हैं। तो कौशलों का आधार क्या है? श्रवण कौशल है। पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। यदि आप पढ़ रहे हैं और अर्थ को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो सार्थक पठन नहीं कहलाएगा। पठन कौशल तभी सार्थक है जब आप अर्थ को ग्रहण करके पठन कर रहे हैं। पढ़ने का अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट है वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन सेकंड है वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन थर्ड है शब्दों को पढ़ना और ऑप्शन फोर्थ है पढ़कर समझना। तो देखिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि पढ़ने का अर्थ है अर्थ को ग्रहण करना, मीन्स पढ़कर समझना। जब हम समझ रहे हैं, अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तभी हमारा पढ़ना क्या है? सार्थक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पढ़कर समझना। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भाषा विविधता या बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से क्वेश्चन बनता ही है, मतलब जितने भी गिने चुने टॉपिक हैं और इजी से ही क्वेश्चन आते हैं। भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है चॉम्स्की, ऑप्शन सेकंड है स्किनर, ऑप्शन थर्ड है ब्रूनर और ऑप्शन फोर्थ है पियाजे। तो भाषा अर्जन किसे संबंधित है? चॉम्स्की जी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कि चॉम्स्की जी ने ही भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। चॉम्स्की जी का मानना था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता बालक में जन्मजात होती है। तो क्या पता ये परिभाषा दे दे और किसके अकॉर्डिंग यह परिभाषा दी गई है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा। चॉम्स्की जी का मानना था भाषा अर्जन करने की क्षमता बालक में जन्मजात होती है। उसके बाद दोस्तों बहुभाषिकता, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। बहुभाषिकता क्या होती है? हमारी पहचान व हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। बहुभाषिकता क्या होती है? हमारी पहचान व हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी होती है। और बहुभाषिकता हमेशा संसाधन के रूप में काम आती है, एक रिसोर्स का कार्य करती है बहुभाषिकता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। मीन्स बहुभाषिकता से हम हमारे जो विचार संप्रेषण की, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता है, उसका विकास होता है। बहुभाषिकता मीन्स बहुत से भाषाओं का समूह, मतलब एक से अधिक भाषा को हम क्या कहेंगे? बहुभाषिकता कहेंगे। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि हमारी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, हम एक से अधिक भाषा को हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसे ही कहा जाएगा संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाषा सिखाने का उद्देश्य। तो भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग व विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा सिखाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि बालक भाषा का प्रयोग कर पाए, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का समुचित प्रयोग। विभिन्न संदर्भों से तात्पर्य है कि ओनली विद्यालय में ही नहीं, औपचारिक रूप से ही नहीं, अनौपचारिक रूप से भी वह भाषा प्रयोग कर सके, भाषा का समुचित प्रयोग कर सके। विद्यालय में ही नहीं, अपने घर में, जहां भी, मतलब दुकान में, रोड पे, हर जगह, मतलब अपने डेली लाइफ में भी समुचित रूप से वह भाषा का सदुपयोग कर पा रहा है, तो भाषा सिखाने का उद्देश्य सफल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा आकलन का उद्देश्य। हम भाषा आकलन क्यों करते हैं? भाषा आकलन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि बालक भाषा प्रयोग अच्छे से सही तरीके से कर पा रहा है या फिर नहीं। और भाषा आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसी सूची होती है जिसमें बालक के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। शैक्षिक क्षेत्र में भी और सह शैक्षिक क्षेत्र में भी बालक किस फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कहाँ पर कमी है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होती है। एक सूची होती है बालक के बारे में। तो पोर्टफोलियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भाषा के आकलन के लिए।
आकलन की प्रक्रिया में बच्चे की क्षमताओं के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जब हम किसी बच्चे की भाषा का आकलन करते हैं तो बच्चे की भाषा आकलन के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है या फिर आंशिक रूप से असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर होता है पूर्णतः सत्य है। जब हम किसी बच्चे की भाषा का आकलन करते हैं तो उसके साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। पोर्टफोलियो से देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन फर्स्ट है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सेकेंड है जांच सूची, ऑप्शन थर्ड है लिखित परीक्षा और ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, क्रमिक ब्यौरा होता है। बच्चा जब से एडमिशन लेता है और रिजल्ट आने के ड्यूरिंग जो भी बच्चा सीखता है, जहां पर भी बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस करता है, जहां पर उसकी कमी होती है सीखने में, कौन से फील्ड में वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन से फील्ड में वह वीक है, चाहे शैक्षिक हो या फिर सहशैक्षिक, सभी क्षेत्रों का क्रमिक ब्यौरा होता है, विस्तृत जानकारी होती है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन बनता ही है। लेखन एक तरह की बातचीत है। जब भी लेखन की बात आए तो याद रखिएगा, लेखन क्या है, एक तरह की बातचीत है और लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रिंट समृद्ध माहौल, भाषा का समृद्ध परिवेश, बाल साहित्य, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रिंट समृद्ध माहौल कहने का तात्पर्य है कि प्रिंट मीन्स TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग हम करें, जैसे कि पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया। इससे क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया आकर्षक होती है, बच्चे इससे आकर्षित होते हैं, रुचि लेकर पढ़ते हैं। जब भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो डायग्राम दिखा रहे हैं, इमेजेस दिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाता है, सीख पाता है। तो प्रिंट समृद्ध माहौल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, जो कि वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित है। भाषा का समृद्ध परिवेश मीन्स भाषा प्रयोग करने का अवसर अधिक से अधिक दिया जाए। बाल साहित्य, जहां पर भी आपको बाल साहित्य दिखे, सामाजिक अंतःक्रिया दिखे, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कई बार बनता है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब, ऑप्शन फर्स्ट है भाषा का समृद्ध परिवेश हो, ऑप्शन सेकेंड है सरल साहित्य का चयन हो, ऑप्शन थर्ड है परीक्षाओं का आयोजन हो और ऑप्शन फोर्थ है अनेक पाठ्य पुस्तकें हो। तो हमने क्या सीखा है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, मीन्स बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण में क्या आता है, कई बार सुनना, मतलब एक शिक्षक है वह व्याख्या कर रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, तो ऐसी वाला ऑप्शन गलत होता है। बच्चे को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, सक्रिय हो बच्चा, बच्चा करके सीखे। जहां पर भी टीचर व्याख्यान दे रहा है और बच्चा सुन रहा है तो वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, जहां पर भी आपको पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग दिखे वो कम प्रभावी होता है। या फिर श्रुत लेख, श्रुत लेख का मतलब है कि सुनकर लिखना। जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि डिक्टेशन हो गया, हम बच्चे को बोल रहे हैं और जो भी हम बोल रहे हैं उसको बच्चा सुनकर लिख रहा है, तो यह भाषा सीखने में कम महत्वपूर्ण होता है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, विविधता, विभिन्नता, विभिन्न छटाएं, विभिन्न रंगतें और वैविध्य। जब भी हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज से, चाहे प्राइमरी लेवल हो या फिर अपर प्राइमरी लेवल हो,
सेम ही क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। तो यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि किसी भी कक्षा के एक बच्चे के बारे में, चाहे बच्चा 6वीं पढ़ रहा हो, 7वीं पढ़ रहा हो, और वह लिख नहीं पाता हो, लिखने से संबंधित यदि उसे समस्या आती है तो वह डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। याद रखिएगा, यदि लिखने से किसी भी प्रकार की समस्या है, लिखने में यदि वह उसे परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो यह डिस्ग्राफिया के लक्षण है। और सेकेंड है अभिव्यक्ति या फिर संप्रेषण में कमी, मीन्स बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, दूसरों के सामने बोल नहीं पाता है, तो यह अपेज्या के लक्षण है। जब बोल नहीं पाएगा, भाषा का समुचित प्रयोग नहीं कर पाएगा, भाषा प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो यह जो अधिगम अक्षमता होगी उसका नाम है अपेज्या। और यदि बच्चा लिख नहीं पाता है तो इसे हम कहेंगे डिस्ग्राफिया। तो याद रखिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा ही। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में 1963 को चुना गया था। याद रखिएगा, 343 फर्स्ट एक्ट के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 1963 में चुना गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। भाषा शिक्षण की निम्नलिखित विधियां होती हैं: व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। यदि हम एनालिसिस करके देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बना है आगमन विधि और निगमन विधि से। आइए जानते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ऑप्शन फर्स्ट है निगमन विधि, ऑप्शन सेकेंड है सूत्र विधि, ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक विधि और ऑप्शन फोर्थ है आगमन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, आगमन विधि। जब भी व्याकरण शिक्षण के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, व्याकरण सिखाने के लिए हम हमेशा आगमन विधि का यूज करते हैं। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम परिभाषा बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो हमने कक्षा के ही कुछ छात्रों के नाम ले लिए, उसके बाद हमने बताया कि ये जो नाम है वे संज्ञा है। फिर हम परिभाषा बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले नाम के एग्जाम्पल दिए, उसके बाद परिभाषा बताया। इसे ही कहते हैं आगमन विधि। इसका जस्ट उल्टा होता है निगमन विधि। पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जैसे निगमन विधि से क्वेश्चन बनता है कि एक शिक्षिका है, वह पहले नियम बताती है, उसके बाद एग्जाम्पल देती है, तो उसके द्वारा कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निगमन विधि, क्योंकि पहले वह नियम बता रही है, उसके बाद एग्जाम्पल बता रही है। आगमन विधि और निगमन विधि से इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।